हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट आ चुका है, जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनका रिजल्ट मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत ही बेहतर आया होगा। तो दोस्तों, आप खुशियाँ मनाना है, मना लीजिए एक दो दिन, लेकिन आप अगले स्टेप की ओर तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। तो आप मैं ऐसा करता हूं कि आप अगले स्टेप की तैयारी में लगेंगे, क्योंकि ये आपका जो रिजल्ट है आपको बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है आपको नौकरी दिलाने में, ठीक है। ये आपका पहला पायदान है, इसके आगे आपको बहुत कुछ है, तो उनका प्रिपरेशन आपको करना ज़रूरी है। तो उन्हीं के लिए हम लोग चलते हैं आज के क्लास में, ठीक है ना। जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो कैसे प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलेगा और उनको आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है और ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में सीखना है कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो को आपको अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आसानी से आप बना सकते हैं। कभी कभी तो कंफ्यूज होकर के लोग गलत कर देते हैं। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है को प्रतिशत के रूप में लिखिए कि क्या है प्रतिशत के रूप में। एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, गांठ बांध करके याद रख लीजिए। चाहे कुछ भी को आपको प्रतिशत में बदलना है, 100% से गुणा कराना है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला, कुछ भी आपको करना है। यदि आपको गधे को, कुत्ते को, यदि कुत्ते को आपको परसेंटेज में बदलना है ना, तो भी आपको 100% से ही गुणा कराना है और जो आएगा वो आपको उसका प्रतिशत होगा। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि 0.01 का स्क्वायर आपको किया गया है, 0.01 का स्क्वायर किया गया है और पूछ रहा है कि इसका प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। यहाँ पर गधा, कुत्ता, बिल्ला किसी को भी आपको परसेंटेज में बदलना है, सिर्फ आपको 100% से गुणा कराना है। तो इसी तरह से इस संख्या को परसेंटेज में आपको बदलना है तो 100% से ही गुणा आपको कराना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 100% से गुणा करा दीजिएगा और जो आएगा ये आपको प्रतिशत में आएगा। लेकिन इसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आने वाला है, 0.001 आपका आने वाला है और इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा 100%। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ आप इस 100 से इसमें गुणा करा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस 100 में इसमें गुणा करा दीजिएगा तो 2 अंक और भी दशमलव खिसक जाएगा, अर्थात 0.01 आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और ये जो आपका 100% है हट करके आपको परसेंटेज में हो जाएगा, अर्थात 0.01%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं, इसमें 2 ऑप्शन आपको कह रहा है कि 2 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर कूट के बारे में है कि 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही होता है। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 0.01 इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो भिन्न के रूप में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको 0.1 और बटा के आपका हो जाएगा 1 दशमलव के लिए और 2 संख्या है दशमलव के बाद 2 जीरो रख दीजिए, अर्थात 1/100। कहने का अर्थ क्या है कि ये आपको 1/100% का 1/100% भी कोई ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 यही इसका सही आंसर है, अर्थात 1 और 4। 1 और 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको सीख चुके हैं। तो जब भी आपको कुत्ता, बिल्ला, घोड़ा, बकरा, बकरी, घर द्वार कुछ भी आपको परसेंटेज में बदलना हो तो आपको 100% से गुणा कराना है और किसी को भी आप परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको कूट में ही दिया हुआ है और इसमें बताना है कि आपको इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन सही होने वाले हैं। कौन से ऑप्शन सही हो गए तो आप जानते हैं इनके संबंध के बारे में, तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होंगे। तो इतनी तो बात आप जानते ही हैं ना कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो ये क्या है 1 ग्राम। 1 ग्राम कहने का अर्थ क्या है कि ये आपको 1000 गुना 1 है ना, ये 1000 गुना 1 ग्राम है कि नहीं है। इसमें गुना करेंगे तो 1000 ग्राम ही ना आने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि 1 ग्राम बराबर, तो 1 ग्राम बराबर आपका क्या होने वाला है, 1 ग्राम बराबर आपका क्या होने वाला है, इधर जो 1000 है इधर गुना में चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात 1/1000 केजी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? इसमें कौन सा ऑप्शन है 1/1000? ऑप्शन नंबर 1 है जो कि 1/1000 है और यही इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसके अलावा और भी इसमें दिया हुआ है, तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख
सकते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, ये क्या है, 1/10 के पावर आपका 3 kg हो जाएगा। 1000 को तो लिख सकते हैं ना। अब जब भी यहाँ पर पावर माइनस में है, बटा में है, तो इसको बटा को हटाएंगे। यदि हम लोग पावर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाना चाहते हैं, सिर्फ इसको उलट देंगे, जो पावर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बात नहीं जानते हैं, तो एक बात जानिए कि जब कोई संख्या के पावर में माइनस हो जाए, इसका पावर हमें प्लस करना है, तो क्या करते हैं, 1 के बटा में उसी संख्या को लिख सकते हैं, तो क्या होगा, पावर उसका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, पावर इसका प्लस है, इसका पावर आपको माइनस में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस में कर सकते हैं, तो बटा आपको पलट जाएगा, ऊपर 1 के पावर m हो जाएगा और नीचे आपको 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ पर पलटना है तो तब पलटेंगे तो क्या होगा, पावर आपका पुनः माइनस हो जाएगा। पलटेंगे तो पुनः क्या होगा, पुनः इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसका क्या हो जाना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 1 के पावर -m और पलटेंगे तो बटा में 1 लिखिए या ना लिखिए, बात यही होने वाली है। उसी तरह से यहाँ पर भी बात वही होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाने वाला है और ये आपको kg में होगा, ठीक है ना, यदि आप इसे पलट देते हैं। अर्थात इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इतनी तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए तो मैंने आपको उचित तरीके से समझा दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें कौन सा वैसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि दोनों एक ही तरह के आपको बात इसमें कर रहे हैं और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए है और यही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर इसमें और भी ऐसा ऑप्शन है, इसमें भाग देकर के लिखता है कि 0.001, यहाँ पर 3 जीरो है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए था, यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव है, तो ये आपका सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 अंक के बाद, यहाँ 3 जीरो है नीचे ना, तो ऊपर जो आपको दशमलव आने वाला है 3 अंक के बाद आने वाला है, लेकिन यहाँ पर 4 अंक के बाद है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। यदि आप बना सकते हैं तो वीडियो को रोक करके बनाने का जरूर प्रयास कीजिए और नहीं तो समझिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद करके 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, यहाँ पर आपसे यह पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 के 6 की दर से, कहने का अर्थ है कि 10 रुपए में 6 केला खरीद रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 रुपए में आपको 6 केला खरीद रहा है, अर्थात 1 दर्जन के बारे में बात की जाए कि 1 दर्जन में कितना केला खरीदेगा, ठीक है ना। 1 दर्जन में आपको कितना रुपया उसका लगने वाला है। तो यहाँ 10 रुपए 6 की दर से, अर्थात 6 केले खरीद रहा है तो 10 रुपए लग रहे हैं। तो 1 दर्जन खरीदेगा, 1 दर्जन कहने का अर्थ क्या है कि 12 केले खरीदेगा तो कितने रुपए लगेगा आपको, यहाँ पर उसके 20 रुपए लगने वाले हैं, क्योंकि दुगुना हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर 6 दूना के 12 है ना, तो आपका 10 दूना के 20, अर्थात 20 रुपए उसके लगने वाले हैं। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। उसी तरह से यहाँ पर बात करा है कि 6 में 4 की दर से बेचता है, 6 में अर्थात 6 रुपए में 4 की दर से बेचता है, अर्थात 4 केले बेचता है। यदि 6 में 4 केले बेचता है तो यदि 12 केले के बारे में बात करें, ये क्या है, ये आपका यहाँ पर खरीद है, ये जो है ना आपका यहाँ पर खरीद है। और यहाँ इसकी बिक्री के बारे में बात किया जाए, इसके बिक्री के बारे में बात की जाए तो जो 6 रुपए में 4 की दर से बेचता है, अर्थात 6 रुपए में 4 बेचता है, तो 1 दर्जन कहने का अर्थ क्या है कि 12 केला, ठीक है ना। जो 12 केला के बारे में बात किया है कि 12 केला कितना में बेचेगा, अर्थात 1 दर्जन कितना में बेचेगा, तो यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो रहा है ना, ये आपको क्या हो रहा है, 4 तिहाई 12 हो रहा है। तो यहाँ जो आपको बेचने वाली बात है वो भी 6 गुना 3 हो जाएगी, अर्थात 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 अर्थात 18 रुपए। क्या कोई दिक्कत है, मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर आपका 3 होगा, ये आपका 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 हो जाएगा तो ये आपको 18 रुपए में क्या करता है, बेचता है। खरीदता कितना है, 20 रुपए का, बेचता है 18 का। इसको हानि हो रही है ना, यहाँ हानि हो रही है। खरीद रहा है 20 का, बेच रहा है 18 का, हानि हो रही है। हानि कितनी की हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हानि कितनी की हो रही है, 2 की हानि हो रही है। यहाँ पर हानि 2 की हो रही है। आपको निकालना है कि हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि प्रतिशत। तो आपको मैंने बताया है, नहीं बताया, नहीं आप पढ़े हैं क्लास, तो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जो पूछा जाए उसे ऊपर, आपको यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालना है ना। प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत के लिए जो पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर रखना है, जो पूछा जाए उसे ऊपर, और जिससे तुलना किया जाए। यहाँ जब परसेंटेज का सवाल है ना, तो आपको हमेशा उसके क्रय मूल्य से तुलना करना है। हमेशा क्या करना है, आपको क्रय से तुलना करना है। जो क्रय है ना उससे आपको तुलना करना है, और तुलना वाली राशि हमेशा नीचे रखनी है, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से
गुणा करा देना है और आपका काम हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपका कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा क्या जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हानि के बारे में। हानि पूछा जाए ऊपर, तो हानि कितनी है, 2 की हानि है, तो 2 ऊपर हो जाएगा। क्रयमूल्य के बारे में कितना है, तो क्रयमूल्य कितना है, यहां पर उसका क्रयमूल्य जो है आपका 20 होने वाला है 1 दर्जन पर, तो 20 हो जाएगा आपका यहां पर नीचे, ठीक है ना। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा करा दीजिए, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 5 100, 5 गुना के 10, अर्थात 10% की उसे हानि होने वाली है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिखे आप आसानी से बना सकते हैं। इस प्रश्न को आपको इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ना डाटा, इतना कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ से आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि 10 के 6 केले, तो 12 केले के बारे में बात किया जाए कि 12 केले में कितने आपको होने वाले हैं रुपए, 20 रुपए होने वाले हैं। उसी तरह से यहाँ पर 4 की दर से बात कर रहा है, तो 4 अर्थात 12 केलों के दाम के बारे में बात करें कि बिक्री करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 के 12 हो रहा है, तो यहाँ पर 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जाए कितने का लाभ हुआ, यहाँ पर खरीद रहा है 12 का, यहाँ पर आपसे खरीद रहा है 12 का और बेच रहा है कितना में, यहाँ पर जो नहीं 12 का नहीं खरीद रहा है, यहाँ पर खरीद रहा है 20 का और बेच रहा है कितने का, 18 का। लाभ कितने का हुआ, 2 का। जो लाभ हुआ है यहाँ पर, तो लाभ कितने का हुआ, 2 का। आप जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है आपको लाभ के बारे में, तो लाभ को ऊपर रखना है जितना लाभ है, और उससे जिससे तुलना किया जाए। तो ये एक बात हमेशा आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो क्रयमूल्य है ना उसी से आपको हमेशा तुलना करना है। तो क्रयमूल्य से तुलना करना है, क्रयमूल्य है क्या, यहाँ पर क्रयमूल्य है क्या, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बेचे जाने के बारे में बात है, तो आपको उतना ही भेजा जा रहा है। तो क्रयमूल्य आपका यही ना है, आपको खरीद रहा है, तो खरीद कितने में रहा है, 20 में। आपको 6 से नहीं तुलना कर देना है, क्योंकि आपने 12 पर काम किया है ना, तो आपको यहाँ से 20 से आपको तुलना करना है, नहीं कि आप यहाँ पे 10 से लगिएगा तुलना करने, कर दीजिएगा ब्लंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आप 20 से तुलना कीजिएगा, ठीक है, और गुना आपको करना है, प्रतिशत निकालना है, तो हमेशा 100% से गुणा करा दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो आपको आने वाला कितना है, 10%। तो इतना सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसी तरह से अंत तक बने रहिएगा, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट अपने आप में लाजवाब हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपको प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको हर शिफ्ट में लगभग आपका केवीएस पूछा है, ठीक है ना, और अन्य एग्जाम भी आपको पूछे जाते हैं, यूपी टेट भी खूब पूछता है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, तो एक बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, हमेशा इन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ है कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखनी है और एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर दो संख्याओं का महत्तम आपको यहाँ पर 6 दिया हुआ है और यहाँ पर कह रहा है कि जो उसका लघुत्तम है और आपको 432 है, ये आपका 432 है और एचसीएफ इसका 6 है। एक संख्या यहाँ पर कह रहा है कि 48 है, तो दूसरी संख्या के बारे में बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। आसानी से आप बता सकते हैं दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 432 और गुना आपका 6 हो जाएगा। यहीं से आप डायरेक्ट इसे कटा सकते थे, ठीक है ना, 8 6 के 48 से, तो ये आपका 48 हो गया। इसे आप काट सकते हैं, ये 8 बार में आपका कटेगा, यहाँ से आप इसे भाग दे सकते हैं, तो ये 8 5 आपका 40 हो जाएगा और यहाँ पर 8 चौके 32, ठीक है ना, 8 चौके आपका 32 54 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि दो संख्या का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि कोई 10 संख्या 2 है, कोई संख्या 4 है, इनके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात किया जाए तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है, एलसीएम जो होने वाला है इसका 4 होने वाला है, ठीक है ना। एलसीएम निकालिएगा तो 4 होगा। यदि यहीं पर एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, आपको 2 है तो 2 एचसीएफ होगा। अब यहाँ पर इनका ध्यान दीजिए, उस कंडीशन के अनुसार से आपको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम कितना है 4 है और एचसीएफ कितना है 2 है, गुणनफल के बराबर 4 दूना क्या 4 दूना क्या। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि और याद भी रखना है कि दो संख्या का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न में आपको 2 बार इसको पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, 5 और 36 है, जो अंतर है और जो गुणनफल है। कहने का अर्थ क्या है कि जो x माइनस वाई, यदि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका अंतर 5 दिया हुआ है, इनके गुणनफल के बारे में बात की जाए कि जो गुणनफल है आपका यहाँ पर 36 है, ठीक है ना। कहने का अर्थ क्या है कि इसे आप तोड़िए और ऐसे तोड़िए कि इनका अंतर कीजिए तो 5 आए। इसे तोड़िए गए, 9 चौके 36, 9 चौके क्या होने वाला है आपको यहाँ पर 36, 9 चौके 36, अंतर कीजिएगा तो 9 में 4 जाएगा 5 आएगा, गुणनफल कीजिएगा तो 36 आएगा। सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसको आपको सोल्व नहीं करना है, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है और आसानी से बनाना है। यहाँ पर कह रहा है कि जो ये संख्या है, अर्थात यहाँ पर जो आपको संख्या है क्या होने वाली है, आपको 9 माइनस 5 होकर के ना, आपको 9 माइनस 4 होकर के ना आपको यहाँ पर 5 आ रहा है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, उनको उलट दीजिए, उलट दीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे ये 1/9 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/4 लिखिए पहले या फिर 1/9 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि माइनस में आएगा तो उससे भी आपको प्लस ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से किए, अब इस तरह से किए, इनके आप अब व्युत्क्रमों का अंतर, ये क्या हो गया, आपको व्युत्क्रम हो गया, ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गया, और इन्हीं का अंतर आपको निकालना है। अंतर निकालिएगा, इनका एलसीएम लीजिएगा, क्या होने वाला है आपका 36 होने वाला है, भाग दीजिएगा, 4 बार में जाएगा, 4 और माइनस आपका 9 आने वाला है। आपको आने वाला क्या है, -5/36, तो -5 आपको नहीं रखना है, आपको 5/36 रखना है। यहाँ पर सिर्फ आपको अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको अंतर कितना आएगा उसके बारे में सोचा है, तो इसको निगेटिव साइन से आपको मतलब नहीं है। 1/4 में से इसको घटाइए या फिर 1/9 में से घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ उसका अंतर बताना है, माइनस साइन नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5/36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इसका व्युत्क्रम है, ये क्या है, इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, पलट देते हैं और व्युत्क्रम आपका प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको प्रोसेस से नहीं बनाना है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या कह रहा है, कैसे निकालना है, और आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। यदि बना सकते हैं तो वीडियो रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि एक घन है, ठीक है ना, एक घन है, और ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक घन मैंने आपको बना दिया पहले, और यहाँ पर जो बात कर रहा है कि जो इसका आयतन है ना, जो इसका आयतन है वो संख्यात्मक रूप से, ऐसे नहीं, संख्यात्मक रूप से, आपको उसके यूनिट से कोई मतलब नहीं, संख्यात्मक रूप से कह रहा है कि इनके जो भुजाओं के योग के बराबर है। कहने का अर्थ क्या है कि इनकी जो भुजाएं हैं ना, भुजाओं के योग के बराबर है, भुजाओं के योग के बराबर है, ठीक है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। कहने का अर्थ क्या है कि भुजाओं के योग, तब भुजाएं कितनी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल भुजाएं कितनी है इसकी, 1 2 3 4, अर्थात 4 4 8 4 12 आपको यहाँ पर इसकी भुजाएं प्राप्त होने वाली है। 4 इधर 4 इधर और आपको 4 ये उस साइड और इस साइड मिला करके टोटल आपको कितनी भुजाएं प्राप्त होने वाली हैं, 12 भुजाएं प्राप्त होने, अर्थात 12 भुजाओं का योग करना है। और ये आपका है क्या, घन है, तो घन के सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इतनी बात तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये सभी के सभी बराबर होंगे, अर्थात 12 गुना ए क्या है, आपको यहाँ पर भुजा है, तो ये आपको भुजाओं के बराबर होने वाली है। क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 12 गुना ए हो जाएगा, भुजाओं के योग के बराबर है। जैसा क्वेश्चन किया आपने वैसा किया। यहाँ पर आप आयतन जानते हैं कि आयतन क्या होता है, घन का भुजा क्यूब होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या होने वाला है, आपको भुजा क्यूब होने वाला है, और भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 12 ए हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात किया जाए तो ये देखिए, ए स्क्वायर से यहाँ पर ए से आपको कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर क्या निकल करके आया, आपका 12 निकल करके आया। ए स्क्वायर आपका क्या निकल करके आया, यहाँ पर 12 निकल करके आया। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि घन कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, इसके बारे में बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ए स्क्वायर, अर्थात एक पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल होता है, तो ये क्या एक आपको यहाँ पर वर्गहीन बना, ये आपको एक वर्गहीन बना। और वर्ग का तो आप जानते हैं ना कि भुजा गुना भुजा होता है, अर्थात भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 12 निकला। इस घन में ऐसे कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ। यहाँ पर संपूर्ण के बारे में ही बात कर रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए कि संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात 6 गुना यहाँ पर भुजा स्क्वायर 12 प्राप्त हो रहा है। तो 12 छः कितना होने वाला है, 72 होने वाला है। 72 कौन सा ऑप्शन है, 72 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, यदि बना सकते हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल क्या हो, न बदले, आयत का क्षेत्रफल न बदले। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई आयत है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई आयत है, यहाँ पर इसके बारे में बात की जाए, ध्यान दीजिएगा इसके लंबाई के बारे में। तो लंबाई आपका यहाँ पर L होती है और यहाँ पर चौड़ाई इसकी B होती है। यहाँ पर कह रहा है कि जो लंबाई है ना 60% की वृद्धि कर दिया जाए। 60% की वृद्धि करने का अर्थ क्या किया है, 160 कर दिया जाए। 60% की लंबाई और चौड़ाई अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये इस पर 60% की वृद्धि कर दिया जाए। 60% की वृद्धि करने का अर्थ क्या है कि 160% कर दिया जाए, अर्थात जो L हो जाएगा 160%। 160% करने का अर्थ क्या है, 160 और बटा के आपका यहाँ पर 100 हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर चौड़ाई है, चौड़ाई के बारे में कह रहा है कि कितने % की कमी करनी होगी ताकि उनका क्षेत्रफल क्या हो, बराबर रहे, ताकि उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पर जो उसकी चौड़ाई है आपको B है, जो उसकी चौड़ाई है आपको B है। तो यहाँ पर बात किया जाए तो ये भी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो आपको कितनी % की कमी करनी होगी इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, अर्थात x की कमी करनी होगी। उसी x के बारे में आपको निकालना है कि x क्या होगा, अर्थात जो आपको चौड़ाई है, चौड़ाई में कितने % की कमी करनी है। यहाँ पर वृद्धि हो रहा था तो 100 में 60% आपको हमने जोड़ा था। यहाँ पर कमी हमको पता नहीं है तो x क्या है, हमने घटाया है कि कितने % की यहाँ पर कमी होगी, इसके बारे में पता करना है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर इनका जो क्षेत्रफल क्या हो, आपको बराबर हो, बस लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर क्षेत्रफल आपस में क्या है, आपको बराबर है। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना, ये आपको क्षेत्रफल होता है आयत का। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें, इसके क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जब लंबाई 100 यहाँ पर 60% हो जाए। 160% करने का अर्थ क्या है, 60% बढ़ाया जाए, अर्थात 160 जो लंबाई है ये आपका 160 और बटा के 100 हो जाए। और यहाँ पर चौड़ाई, इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और चौड़ाई तब कितना हो जाएगा, B गुना, ध्यान दीजिएगा B गुना कितने % की कमी होगी, तो 100 में से आपको उसको घटाना है। तो ये आपको 100 और माइनस x और बटा में आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। 160% अर्थात 160 पर 100 पर 160, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ से x की वैल्यू आपको निकाल सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि कितने % की यहाँ पर कमी करनी होगी कि दोनों का क्षेत्रफल क्या हो, हमेशा बराबर रहे, न बदले। अर्थात यहाँ पर जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, कितनी घटेगी इसी के बारे में आपको बताना है। यहाँ देखिए L से L आपका कैंसिल हो जाने वाला है और B से आपका B कैंसिल हो जाने वाला है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे ये आपका कैंसिल हो जाने वाला है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए ध्यान से, ये क्या है, इधर भाग में है तो इधर आकर के आपको गुणा में हो जाएगा। इधर कुछ नहीं था, आपको एक बचा हुआ है तो गुणा में हो जाएंगे, तो गुणा में हो जाएगा तो क्या होने वाला है, 1000 हो जाने वाला है। और इधर ध्यान दीजिए, ये 16 क्या है, ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे में, इधर भाग में है तो इधर गुणा में है, तो ये ऊपर है ना, तो ये गुणा में है ना ऊपर, तो इधर आकर क्या आ जाएगा, आपको भाग में आ जाएगा, अर्थात बटा में आपका 16 हो जाएगा। और बराबर क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए, ये 100 माइनस x आपका होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? बस इतना ही आपको बचा हुआ है। अब x माइनस है तो इधर इधर ला दीजिए और इसको उधर लेकर के चले जाइए, तो आसानी से आप बना सकते हैं। जो x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर 100 इधर ही रहेगा, इसको आप इधर ले करके घटा दीजिए, अर्थात आपको ये हो क्या जाने वाला है, 100 माइनस 1000 बटा के 16, ये आपका 1000 और बटा के आपका यहाँ पर 16 हो जाने वाला है। और इसी को आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू आपको आसानी से निकल जाएगा। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से कीजिएगा तो ये आपका 160 हो जाने वाला है, ठीक है ना, 1600 हो जाने वाला है। और इसमें से आपको 1000 निकालना पड़ेगा और बटा में आपका यहाँ पर हो जाने वाला है 16। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसे आप घटाइएगा तो क्या आने वाला है, x बराबर यहाँ पर क्या आने वाला है, 600 और बटा के आपका यहाँ पर 16 हो जाने वाला है। अब इसी से कैंसिल करा दीजिए, जितना बार में आपको जाएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, 37.5 आने वाला है, ठीक है ना, ये आपका 37.5% आने वाला है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आने वाली है, आ गई होगी, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अर्थात एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर क्या है, वही एक्स है जो कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर कितने % की कमी की जाए, अर्थात एक्स माइनस एक्स, अर्थात उसी के एक्स के बारे में पता चल जाएगा कि यदि हम लोग 37.5 अर्थात 37.5%
की यदि हम लोग कमी कर दें तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान होगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि ये कन्फ्यूजन आपको इसमें कुछ भी नहीं हुई होगी और सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको जब भी पूछे जाए आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न कह क्या रहा है, 2018 में अमित का वेतन इतना है और वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% 15% बढ़कर के 2018 में इतना हुआ है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर बात की जाए तो 2016 में आपका वेतन पता नहीं है, 2016 में कितना है, 2018 में आपको दिया हुआ है कि 2018 में उसका जो वेतन है वो 1,26,500 आपको 500 उसका वेतन है। यदि हम लोग बात करें कि 2016 में तो कितना होना चाहिए उसका वेतन, 100 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है तो 100 आपको होना चाहिए। यहाँ पर है कि 10% बढ़ता है, फिर अगले साल आपको 15% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, 15% बढ़ता है, तो 2018 का वेतन के बराबर आपको हो जाता है। तो यहाँ पर 2016 में कितना वेतन था इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि 2016 में कितना वेतन था, ये बता दीजिए। आसानी से आप बता सकते हैं। जब लगातार आपको यहाँ पर वृद्धि हो, लगातार कमी हो, तो आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे आपको बनाना है इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। यहाँ पर बात कीजिए, वेतन अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर क्या है, ये आपका x है और x वेतन क्या है, अपने आप में 100% होता है, अर्थात x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि पहले साल आपको 10% बढ़ा, 10% बढ़कर हुआ कितना, अपने आप में 100% है, 10% बढ़ा अर्थात 110 हो गया। ठीक है ना। तो 110 बटा के 100, जितनी बार वृद्धि हो सिर्फ उनको आपस में गुणा कराते रहिए और जितना आपको है उसके बराबर कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहली बार 10% की वृद्धि अर्थात 110 हो गया। दूसरी बात, पुनः आपको 15% की वृद्धि अर्थात 15 पुनः 115 हो गया और बटा में आपको 100 कर देना है। और ये कितना हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ करके आपको 2018 में 2017 से बढ़ता है, 2018 में 1,26,500 हो जाता है, 1,26,500 आपका हो जाता है। बस यही आपका यहाँ पर कैलकुलेशन करना है और इसी कैलकुलेट करके आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर कोई शून्य से कटने वाला नहीं है, तो पहले आप यहाँ से इससे कटा सकते हैं और 11 से भाग दीजिए डायरेक्ट। इसमें 11 से भाग दीजिएगा, कितने बार में जाने वाला है, 11 का 11 जाएगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 और 6 होने वाला है, पुनः 11 का 11 जाएगा। आपका 5 और 5 11 5 55 और डबल 0 इसके ऊपर आ जाएगा और ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि ये 115 है और ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, 115 है। तो इससे आप डायरेक्ट इसे काट सकते हैं, कितनी बार में, 100 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब कैलकुलेशन आपका हो गया आसान, बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है ना, तो इधर आपका 100 हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 0 है और यहाँ पर आपका 2 0 है, इधर सब भाग में है तो उधर जाकर क्या हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे, अर्थात 1000 2 0 और 1 0 1000। अब इसी को कैलकुलेट कीजिएगा, आपको इतनी राशि आपको रही होगी 2016 में। मैं ऐसा करता हूँ कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से इस कॉन्सेप्ट से बनाना है। जितनी बार यहाँ पर वृद्धि पूछे तो क्या करना है, उसी तरह से उनको उतनी बार गुणा कराना है, जिसमें आपको यहाँ पर जिसके निकालने के बारे में पूछे उसके बारे में जो आपका दिया हुआ है उसके बराबर आपको कर देना है और आसानी से कैलकुलेट करना है। और ऐसे आप प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे केबीएस में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा जाता है और सीटेट में पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मैंने क्लास लिया है, आप चाहें तो केबीएस के प्लेलिस्ट में जाकर के उसका आप वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो आप बात समझने का प्रयास कीजिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहता है कि जो कर्ण होता है ना, कर्ण का जो वर्ग होता है हमेशा आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। बात इसमें समझ में आ रही है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है ना वो बराबर होता है जो छोटी दो भुजाओं के हैं उनके वर्गों के योग के। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये लागू होता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर कोण 90 डिग्री का हो तब यहाँ पर वही बताना है कि कौन सा इसमें है और कौन सा नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी सबसे छोटी भुजा 8 है, जो 8 इकाई है सबसे छोटी भुजा है, तो कौन सा है। यदि आप जानते हैं तो कुछ ट्रिपलेट तो आपको याद भी रखना पड़ेगा कि आसानी से आप प्रश्नों को देखते ही सिर्फ बना पाएँ। आपको पता होगा इसमें जो ट्रिपलेट होते हैं 8, 15 और 17 होते हैं, और यहाँ पर 8, 6 और 10 भी क्या है आपको ट्रिपलेट है। यहाँ पर इनका वर्क कीजिएगा तो 6 छाके 36, 8 अठम 64, 36 अट्ठी 100, और यहाँ पर 10 का वर्क कीजिएगा तो 100, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पे 64 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, उसे आप जोड़िएगा आपका वहाँ 289 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 का ही वर्क कीजिएगा वही होने वाला है। अर्थात यहाँ पर ये जो आपको ट्रिपलेट होते हैं 8, 15 और 17 ट्रिपलेट हैं, ये आपको 6, 8 और 10 आपको यहाँ पर ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहते हैं, कहने का अर्थ क्या है कि ये आपको राइट एंगल
एंगल, ट्रायंगल के यहाँ पर भुजाएं हैं। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अब इसमें आपको बताना है, ये सभी आपको ट्रिपलेट है ही नहीं, ये आपको ट्रिपलेट है ही नहीं, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, यही दो ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका पाइथागोरियन ट्रिक है, इसके बारे में बताइए कि कौन सा ट्रिक है। तो आप इसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार से। यहाँ जिसकी सबसे छोटी भुजा 8 है, यहाँ पर क्या सबसे छोटी भुजा 8 है? यहाँ दूसरी नंबर की भुजा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? यहीं पर सबसे छोटी भुजा 8 है और सबसे छोटी भुजा के बारे में बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे दिखाता है कि सबसे छोटी भुजा 8 नहीं है, तब आपका ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी भुजा 8 है, ये कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को कमेंट दोस्तों यदि कहीं भी तकलीफ हो तो जरूर कीजिएगा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, इसको थोड़ा सा पुनः समझाइए या फिर थोड़ा स्लो समझाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से कैसे दे पाऊँ, इसके चक्कर में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।